अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक है। बच्चों, मेरा नाम सर शकील है और मैं आपके स्कूल में केमिस्ट्री का टीचर हूँ। और आज आपके सामने जो है वो केमिस्ट्री की क्लास ऑनलाइन जो है उसके लिए मैं मौजूद हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो होता क्या है। देखिए जी, केमिस्ट्री जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर हम मैटर में होने वाली चेंजिंग को स्टडी करते हैं कि मैटर जो है उसमें उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके बारे में बेसिकली हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैटर के बारे में जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए। तो जनाब हम ये आपको बताना चाहेंगे कि हर वो चीज़ जो वजन रखती हो एंड ऑक्यूपाई स्पेस यानी जगह घेरती हो उसको मैटर कहते हैं। जस्ट लाइक देखें, मेरे हाथ में मार्कर है, हमने हाथ में रखा है, हाथ के उस स्पेस को इसने ऑक्यूपाई किया है और उसके बाद इसका भी अपने एक मास वजन है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये क्या है, मैटर है। हर चीज मैटर है। देखें, ये हमारे पास टेस्टर है, हम कहेंगे इट इज मैटर, ये भी मैटर है। लिहाजा हम ये कहेंगे कि दुनिया की सारी चीजें जो है वो मैटर, मैटेरियलिस्टिक है, मादिया साफ पर मुश्तमिल है। कोई ऐसी चीज नहीं जो हम कहेंगे जनाब ये मैटर नहीं है। यानी लिहाजा अब हम दोबारा ये कहते हैं कि मैटर से मुराद ये है कि हर वो चीज, जरा गौर से सुनिएगा, कि हर वो चीज जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो उसको हम मैटर कहते हैं। अच्छा, अब इसी की बारे में हम स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर कि जनाब ये जो मैटर है क्या है, किससे बनकर बन मिलकर बना है, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, किस तरह नजर आता है, क्या इसकी स्मेल होती है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या इसकी क्वालिटी होती है। ऑल टू ऑल इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो ये स्टडी का बेसिकली क्या है, केमिस्ट्री है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि जब हम मैटर की बात कर रहे हैं तो स्टेट ऑफ मैटर भी एक्सप्लेन करना जरूरी है। देखिए जी, स्टेट ऑफ मैटर वैसे तो आपने पढ़ रखा है बच्चों की क्लास में 3, 4, 5 में बच्चे ये पढ़ते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ या स्टेट्स ऑफ मैटर, जस्ट लाइक सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। अच्छा, सॉलिड की बात करते हैं जी तो वो बहुत सख्त होता है। देखें, जैसे ही हम उसको सॉलिड का अगर हम जिक्र करेंगे तो हमारे जहन में फौरन एक सख्त सा चीज़ आएगा, तो कोई ऐसा जो रिजिड बॉडी है, सख्त है, तो हम कहेंगे कि अच्छा वो सॉलिड होगा, है क्या, मैटर। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जी लिक्विड, जैसे कोई चीज़ अगर हम नीचे से हम पानी पी लिया और नीचे गिर गया तो वो क्या होता है, वो फ्लो कर जाता है। तो फ्लो होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लिक्विड के फॉर्म में उसको हम लेते हैं। लाइक अगर हम बात करें वाटर हो गया, ऑयल हो गया, अगर हम ये कहते हैं कि मिल्क हो गया, ऑल दीज थिंग्स आर लिक्विड। ये लिक्विड है क्योंकि ये बह जाने वाली चीज़ें होती हैं। और ये मैटर की एक स्टेट्स हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि देयर आर 3 स्टेट्स। पहले हमने क्या डिस्कस किया, सॉलिड, दूसरा क्या किया, लिक्विड, एंड द लास्ट वर्ड इज गैस। लास्ट क्यों, ऐसा भी नहीं है, चौथा स्टेट भी है, लिहाजा हम इसमें से कह रहे हैं कि लास्ट को ज्यादा हमने इस पर ऑब्जर्व करना है और इसी को पढ़ना है। तो लिहाजा हमारा जो तीसरा स्टेट है मैटर का वो कहलाता है गैस। और गैस क्या होता है जी, बहुत ही लाइटेस्ट है, बहुत ही हल्की होती है और जनाब लेकिन इसका भी अपना एक वजन होता है। लाइक अगर हम बात करेंगे हमारे पास एयर जो है वो मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस है, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस इन एयर्स। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमारा जो एयर है वो गैसेस का मिक्सचर है। अच्छा, अब उसका भी अपना एक वजन होता है। लाइक अगर आप देखें गुब्बारा में, तो गुब्बारे को जब आप गैस फिल करते हैं गुब्बारे में तो क्या होता है, गुब्बारा फूल जाता है ना, गुब्बारा फूल जाता है। लिहाजा उसने जो गैस ने क्या किया, गुब्बारे के अंदर का जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई किया ना, और उसके बाद जब आप उसका वेट करेंगे तो डेफिनेटली उस गुब्बारे का वजन जो है वो भी बढ़ चुका होगा ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ गैस, गैस की वजह से। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि गैस इज ऑल्सो द स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, हम ये कहेंगे कि हमारे पास मैटर के जो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और इस स्टेट्स के बारे में हम टोटली स्टडी करेंगे कि जनाब ये जो मैटर है
ये किस तरह नजर आता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, किस तरह जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज है और इसकी रिएक्शंस क्या होती हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जब हम मैटर के बारे में ये स्टडी करते हैं तो ये चीज कहलाता है केमिस्ट्री, और हम इस चीज को केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली डीपली स्टडी करते हैं। अच्छा, अब आइए जरा हम बात कर लेते हैं। जब हम मैटर की बात कर रहे हैं तो उसकी हम कंपोजिशन की बात करें, हम उसमें लेते हैं जनाब वाटर। वाटर क्या है? वाटर जो है ये मैटर, जाहिर सी बात है लिक्विड फॉर्म में होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में कि जनाब ये वाटर तो है, लेकिन ये बनता किस तरह है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिससे मिलकर ये वाटर बनता है। चलिए जी गौर करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। पहले वाटर का जो है वो केमिकल फार्मूला हम लिखते हैं। हमें पता होना चाहिए कि आपको भी पता होना चाहिए कि वाटर का जो केमिकल फार्मूला है वो है H2O। अब हम इसकी कंपोजिशन की बात कर रहे हैं कि देखिए वाटर का जो केमिकल फार्मूला है वो है H2O। अच्छा, अब इसके अंदर H क्या है जी? हाइड्रोजन, आप जानते हैं। और अगर हम ऑक्सीजन, O फॉर ऑक्सीजन, यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये इसकी क्वालिटी है, बता रहा है कि इसके अंदर टू डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में केमियाई तौर पर मिलते हैं तो वाटर बन रहा है। अब इसके बाद इसके अंदर इसकी बात करते हैं इसकी कंपोजिशंस की फर्दर, के देखें कितने हाइड्रोजन है जनाब। तो ये 2 जो है ना, ये 2 हाइड्रोजन के साथ है रेशो, और ये ऑक्सीजन 1, लिहाजा 2:1। हम कहेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो 1 और हाइड्रोजन जो है वो 2। ये दो जब आपस में केमिकली तौर पर इस तरह मिलते हैं तो वाटर बनते हैं। और वाटर का सिंपल फार्मूला ये होता है, ये तो सारे स्टडी कर रहे हैं बेसिकली, यही तो हम केमिस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं ना, कि केमिस्ट्री तो इसी चीज का नाम है कि बेसिकली हम मैटर के अंदर जो चेंजिंग हो रही होती है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, उसकी कंपोजिशन के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं और ये सब कर रहे हैं। अच्छा, अब आइए फर्दर हम देखते हैं जनाब कि क्या वाटर का कोई कलर है। तो हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आ गए। प्रॉपर्टीज भी 2 किस्म की होती है, याद रखिएगा। एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल का मतलब यह है कि इसकी फिजिक्स यानी इसकी स्ट्रक्चर कैसा है, इसके साफ कैसी है। लाइक अगर हम बात करें तो जनाब हम ये कहेंगे कि क्या वाटर का कोई कलर है? नहीं, वाटर जो है वो कलरलेस है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि वाटर का कोई स्मेल है, नहीं जी, इसका कोई ऑर्डर नहीं है, ये स्मेल नहीं होता, इसकी कोई स्मेल नहीं है। हम ये कह सकते हैं ये डेंस होता है, नहीं, इसकी डेंसिटी भी डेंस भी नहीं होता। ठीक है, इसकी मल्टी स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। आपको पता है कि अगर हम आइस की बात करते हैं तो आइस जो है वो वाटर की मदद से बनता है। ठीक है जी। अब क्या होगा कि अगर हम वाटर को फ्रिज में रखते हैं, फ्रीजर में, तो 0 डिग्री सेल्सियस से जो वाटर है वो यानी कि सिकुड़ना शुरू हो जाता है उसके मॉलिक्यूल्स, और वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिहाजा आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिहाजा वाटर क्या हो गया, 0 डिग्री पे क्या होता है, फ्रीज होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं वाटर की एक कंडीशन ऐसे भी होती है कि वो बॉयल होता है। अच्छा, किस डिग्री पे बॉयल होता है? चले जी, अगर हम उसको बॉयल करते हैं, चूल्हे पे चढ़ा देते हैं, आग के ऊपर रख देते हैं, तो क्या होगा, हम देखते हैं कि आस्ते 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 उसमें जो है वो बुखारात बनना शुरू हो जाते हैं, स्लो 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 स्लो। उसके बाद अचानक उसका जो है ना टेम्परेचर कितना हो जाता है, 100 डिग्री। तो क्या होता है, तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। लिहाजा 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है, और उस वक्त तक वो बॉयल होता रहता है कि जब तक वाटर जो है वो वेपर्स की शक्ल में यानी गैसेस की सूरत में उड़ ना जाए। तो लिहाजा अभी आपने देखा कि वाटर के हमने क्या कहा, तीनों स्टेट्स को एक्सप्लेन कर दिया इस मैटर स्टेट्स मैटर में। देखिए मैंने कहा क्या, 3 मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर दी है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। सबसे पहले अगर हम बात करें वाटर, तो लिक्विड फॉर्म में था, फिर उसके बाद जब हमने फ्रीज किया तो क्या हो गया, वो तो आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो देखा ना, लिक्विड से सॉलिड में हो गया। फिर देखें, फिर उस लिक्विड को अगर हम क्या करते हैं जी, अगर उसको हम हीट देते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर चला जाता है, तो फिर वही वाटर जो है वो बॉयल होकर यानी कि गैस की सूरत में कन्वर्ट होकर उड़ जाता है। तो लिहाजा गैसेस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो देखें, ये वाटर एक ऐसी चीज़ है, ये ऐसी केमिकल स्पीशीज है कि जो बैकवर्ड
क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों हालतों में पाया जाता है। तो बेसिकली हमने वाटर्स के बारे में स्टडी की। अच्छा, अब जरा देखें इसकी केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है। देखें वो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, पहले तो ये समझ लें। देखिए मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है A प्लस B, ठीक है जी, दो चीज़ें हैं, जब इनको आपस में कंबाइन करते हैं तो ये कंबाइन होने के बाद हमें जो एक प्रोडक्ट मिलता है उसको कहते हैं C। तो लिहाजा ये जब आपस में रिएक्ट करता है तो हम इस चीज़ को कहते हैं रिएक्टेंट्स। इनके आपस में केमिकली तौर पर मिलने से क्या बनता है, सी बनता है, और इस सी को हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड में जब कोई भी दो ऐसी स्पीशीज आपस में मिलते हैं केमिकली तौर पर, तो मिलने के बाद एक नया प्रोडक्ट की सूरत में नजर आता है सी। तो लिहाजा हम इस किस्म के रिएक्शंस को केमिकल रिएक्शंस का नाम देते हैं। और ये सिंगल एरो का मतलब है कि ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट है, और एरो लेफ्ट टू राइट का मतलब ये हुआ कि हमेशा ये फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। अच्छा, अब अगर हम बात कर लेते हैं जी वाटर्स की रिएक्शन, वाटर कैसे फॉर्म होता है, तो चलिए जी हम देखते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस है, और उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन गैस है। ये दोनों गैसेस आपस में मिलते हैं तो हमारे पास हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है H2O। देखा आपने, हमें मिल गया H2O। अच्छा, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि देखें ये हमारे पास क्या है, गैसेस फॉर्म में है। ये क्या था, ये भी गैसेस फॉर्म में था, और ये हमारे पास जो है वो लिक्विड फॉर्म में जो है हमें ये गैस हो गया, मिल गया ये। अच्छा, अब क्या है, हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म। हाइड्रोजन 2 का मतलब ये है कि ये गैसेस हालत में मौजूद है। ऑक्सीजन 2 का मतलब है कि ऑक्सीजन भी गैसेस फॉर्म में मौजूद है। लेकिन ये जब दोनों आपस में केमिकली तौर पर मिलता है तो हमें वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो बन जाते हैं, और इस तरह हमें मिल जाता है ये। अब इसको बैलेंस करना एक अलग कहानी, हम चाहें तो इसको बैलेंस कर सकते हैं कि देखिए ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, हमने यहाँ 2 लिख दिया तो ऑक्सीजन 2 हो गया, जबकि 2 to the 4 हो गया हाइड्रोजन, तो यहाँ लिख दिया 2, तो ये एक अलग है। लेकिन बहरहाल समझाना ये था कि किस तरह हम केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, कि जब डिफरेंट रिएक्टेंट जो है वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट तैयार करते हैं या बनाते हैं। तो बेसिकली अभी जो हम सारा चीज़ के बारे में डिस्कस किया है हमने, वो सिर्फ मैटर और उसमें सिर्फ हमने सिर्फ क्या वाटर को फॉलो किया है, और वाटर को फॉलो करते हुए आपको समझाया है कि बेसिकली केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत ज़्यादा मैटर के मुतालिक डीपली जो है वो स्टडी करते हैं, तब हमें पता चलता है कि कोई मैटर जो है उसकी साख कैसी है, वो किस तरह नज़र आता है, उसकी कलर कैसी है, उसकी रिएक्शन कैसा होता है वो, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, और किस किस चीज़ों से मिलकर वो बनता है। तो इस तरह की जो सारी के सारे स्टडी है जो अभी हमने आपको सिर्फ वाटर को सामने रख के बताया, ये है दरअसल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक शाख है कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि वाटर यानी कि मैटर के अंदर होने वाली चेंजिंग को स्टडी करते हैं। कौन सी चेंजिंग, कंपोजिशन में चेंज आ जाए, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाए, या उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, तो उस मैटर के अंदर कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर में जो चेंजिंग आती है जिसको हम स्टडी करते हैं, तो बेसिकली वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है केमिस्ट्री। अच्छा, ये तो हो गया केमिस्ट्री के बारे में। अब आइए जरा हम ब्रांच के बारे में बात कर लें। देखिए ना, केमिस्ट्री वैसे मेरी बहुत वसी जो है वो एक सब्जेक्ट है, यानी कि बहुत फैलाव है इसका। हम इसको एक छोटी सी बुक में डिस्क्राइब नहीं कर सकते 100%, मुमकिन नहीं है। लिहाजा केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। मुख्तलिफ ब्रांचेस इसके होते हैं। कहीं आप पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, फिर कहीं आप पढ़ेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिर इसके ब्रांच के एक शाख है बायो केमिस्ट्री, फिर कहीं पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर कहीं पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर कहीं पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फिर कहीं पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फिर कहीं पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो ये जो मैं नाम दे रहा हूँ ये डिफरेंट ब्रांच है।
जो केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम स्टडी कर रहे होते हैं और इसके ब्रांचेस को हम पढ़ रहे होते हैं और आप देख रहे होते हैं कि क्या होता है। चलिए हम बात करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ब्रांच हमने दो ले लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज ऑर्गेनिक और व्हाट इज इनऑर्गेनिक? ऑल दीज आर द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्या है ये? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। देखिए मैंने बहुत सारे ब्रांचेस के नाम तो लिए हैं, बट मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं अभी आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक क्या होता है। अच्छा जी, ऑर्गेनिक में आते हैं। चलिए पहले देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम उन तमाम एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं कि जिसका ताल्लुक कार्बन के साथ या हाइड्रोजन एलिमेंट्स के साथ या उनसे बने हुए दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे डेरिवेटिव्स के साथ होता है। लिहाजा हम शॉर्ट में ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम स्टडी करते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और उससे बनने वाले दूसरे कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। अच्छा, इनऑर्गेनिक में क्या होता है? इनऑर्गेनिक में इसके अलावा करते हैं। अच्छा, इससे पहले चलिए इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो उससे पहले हम ऑर्गेनिक की बात तो कर रहे थे ना, चलो ऑर्गेनिक को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन और कर देते हैं। क्योंकि हमने कहा ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है जी? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? ये डील किसके बारे में ये कर रहा होता है? ये डील कर रहा होता है कार्बन के और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनसे बनने वाले डेरिवेटिव्स के, उनके बनने वाले दूसरे कंपाउंड्स के बारे में। तो कौन से कैसे कंपाउंड? चलेंगे हम लिख के दिखाते हैं आपको। अच्छा जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए जी, हमने आपको क्या कहा था? हाइड्रोजन, कार्बन और किसी एलिमेंट्स का नाम ले लिया। क्या हमने नाइट्रोजन के बारे में बात की है? क्या हमने सल्फर के बारे में बात की है? क्या हमने फास्फोरस के बारे में बात की है? या हमने एल्युमिनियम के बारे में बात की? नहीं नहीं नहीं, हमने इनके बारे में कभी बात नहीं की। हम सिर्फ बात कर रहे हैं देयर आर ओनली टू एलिमेंट्स यहाँ जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं। किसके अंदर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और वो कौन से टू एलिमेंट्स हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन। यस, C4 कार्बन एंड H4 हाइड्रोजन। इनके प्रोडक्ट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा होगा। अच्छा, क्या पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? जैसे देखें CH4, इसको हम पढ़ते हैं मीथेन गैस। ये हमारा जो नेचुरल गैस है ना, ये जो हम अमूमन घरों में खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये नेचुरल गैस बहुत मेन सोर्सेस के तौर पर इस्तेमाल होता है, CH4। इसी तरह चले हम एक और ऑर्गेनिक के कंपाउंड का नाम ले लेते हैं, वो है C6H6। ये होता है बेंजीन। ये आगे जाके पढ़ेंगे आप, इसमें बेंजीन इसको कहते हैं। ठीक है जी, C6H6। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर भी कार्बन, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी हाइड्रोजन। तो जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्यों हाइड्रोकार्बन? चूंकि H तो हाइड्रो और कार्बन, लिहाजा इस किस्म की जो कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। अब बेसिकली वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है, हम इसमें बात करते हैं, याद रखिएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर और भी चीज़ें आती हैं जिसको हम कहते हैं इथानॉल, मीथानॉल, फिरनॉल, फिनॉल, इस तरह की चीज़ें और भी आती हैं, बट हम वहाँ ज़्यादा आपको नहीं लेके जाते। अभी हम थोड़ा सही तौर पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली इस किस्म के एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के बारे में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, इनऑर्गेनिक में भी आ जाइए। चलिए, देखिए जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन हाइड्रोजन के एलिमेंट्स को शामिल नहीं करते। क्यों? इसलिए कि वो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है। तो हम इसमें क्यों और कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स को शामिल करके हम कोई कंपाउंड को फॉलो करेंगे? नहीं, इसके अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं और वो स्टडी जो है वो कहलाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। लिहाजा अगर हम बात करते हैं, कोई मिसाल दें जी, चले जी मिसाल देते हैं NH3। देखें क्या है ये गैस है, इसको कहते हैं अमोनिया गैस।
ये हाइड्रोकार्बन तो नहीं है ना, हाइड्रोजन तो है, कार्बन तो नहीं है ना, लिहाजा हम इसको कहेंगे ये NH3 है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं H2SO4, एक कंपाउंड और लिखा आपने H2SO4, इसको पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड है, इसको कहते हैं किंग ऑफ केमिकल, बहुत सारे प्रोडक्ट इसकी मदद से तैयार होता है, याद रखिएगा, आगे बढ़ेंगे। तो ये भी हमारे पास जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, यानी जब हम इनके बारे में स्टडी करते हैं, इस किस्म के कंपाउंड्स के बारे में, तो वो हम इनऑर्गेनिक को फॉलो करते हैं। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है और याद रखना है आपको, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के बारे में, ठीक है जी। तो ये जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का हिस्सा था, जिसके बारे में हमने आपको थोड़ा सा बताया और समझाया। अच्छा, अब हम जरा आ जाते हैं एटम्स की तरफ कि जनाब एटम्स क्या है। देखिए एटम्स, most tiny particles, smallest particles is called of a matter is called atom. एटम किसी मैटर का इतना स्मॉलेस्ट, छोटा से छोटा पार्टिकल होता है, छोटा से छोटा पार्टिकल होता है कि जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। अच्छा, तो उनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जनाब? उनको देखने के लिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। याद रखिएगा कि एटम बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, यानी बहुत ही छोटा जर्रा है, बहुत ही छोटा जर्रा है। जब आप अपने पेंसिल से किसी कॉपी के ऊपर डॉट का निशान लगाते हैं बहुत बारीक सा, वो शायद आपकी आंखों से नजर भी आ रहा हो, उससे भी छोटा, उससे भी कई हजार गुना छोटा, जिसको हम देख ही नहीं सकते, वो है एटम। तो हम कह सकते हैं कि जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना है, और एटम जो होता है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको हम कहते हैं एटम। अच्छा जी, अच्छा अब एटम की स्ट्रक्चर कैसा है जनाब, जरा इसको देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर हम बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा कि हमने तो आपको कहा कि एटम जो है वो मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन याद रखिएगा कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स भी होते हैं एटम के, जो फर्दर डिवाइड होते हैं एटम के, जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। चलिए स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो देखिए ये हमने बनाया, और ये हमने इस तरह राउंड सा दिया, और यहाँ E लिख दिया, और यहाँ हमने P लिख दिया, और यहाँ हमने N लिख दिया। चलिए ये हमने एक स्ट्रक्चर शो कर दिया एटम का, ठीक है जी, बहुत बड़ा करके दिखा दिया माइक्रोस्कोप से, तो पता चला कुछ इस तरह कहानी है इसके अंदर। अच्छा अब जरा और इसके अंदर ये देखें, ये इसका जो सेंटर पॉइंट है, बेसिकली हम इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ये एटम का जो मरकज होता है, उर्दू में मरकज और इंग्लिश में सेंटर कहते हैं, ये इसको हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर टू फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। देखिए मैंने कहा देयर आर थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, कौन सा? हमने कहा प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम्स के। बल्कि एटम तो खुद छोटा पार्टिकल्स है, फर्दर उसको डिवाइड किया गया तो पता ये चला कि थ्री डिफरेंट जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल एटम्स के और हैं, वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखें वो किसी एटम के सेंटर में मौजूद होता है, और उस सेंटर को कहते हैं न्यूक्लियस। लिहाजा ये न्यूक्लियस है। अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताइए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है, आप कहेंगे कि जनाब वो एटम के सेंटर में होता है। तो कोई कहेगा वो सेंटर क्या होता है, आप कहेंगे वो न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। शाबाश। अच्छा, न्यूक्लियस के बाहर जो राउंड सा वे होता है या पाथ होता है, उसको हम कहते हैं शेल, बेसिकली ऑर्बिट भी कहते हैं कि शेल है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या होता है? देखिए इसमें मैंने E लिखा है, याद रखिएगा, और E पे मैंने माइनस में लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और E माइनस का मतलब होता है चार्ज। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे माइनफी चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो लिहाजा याद रखिएगा कि एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं उसमें चार्ज होते हैं, लिहाजा हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह P फॉर प्रोटॉन होता है, याद रखिएगा, प्रोटॉन लिख देते हैं बल्कि P फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन्स पे याद रखिएगा ये होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे चार्ज ही नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। लिहाजा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन है, याद रखिए, चलिए ये भी लिख देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। लिहाजा ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये एटम के क्या हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एटम के सेंटर में होता है, और जनाब एटम के जो शेल होता है बाहर,
न्यूक्लियस के बाहर जो होता है उस पर हम क्या कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि रिवॉल्व कर रहा है। हाँ, एक चीज़ और, इलेक्ट्रॉन जो है वो मुसलसल जो अपने न्यूक्लियस शेल में रिवॉल्व कर रहा होता है, ये मोशन हालत में होता है, मूव कर रहा होता है ना, इस तरह मूव कर रहा होता है ये। लिहाजा ये स्टैटिक कंडीशन में नहीं होता, ये मूव कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है अराउंड जो है वो न्यूक्लियस के, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो इसमें मौजूद होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो बहरहाल न्यूट्रल होता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जनाब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है और प्रोटॉन कितना होता है, लिहाजा याद रखिएगा किसी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। चलिए, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे किसी एटम्स के अंदर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is equal to number of electrons। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या दूसरी सूरत में कहेंगे किसी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही उसमें प्रोटॉन मौजूद होगा, याद रखिएगा इस चीज को। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा जी, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इक्वल हो, इलेक्ट्रॉन तो इक्वल हो गया, न्यूट्रॉन का क्या करें जी, न्यूट्रॉन इक्वल नहीं होता, हम सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं यहाँ। अच्छा, अब याद रखिए कि जब हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं और हम ये भी बता रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और साथ साथ अब मिसाल के तौर पर हमने कहा अगर किसी एटम में प्रोटॉन 11 होता है तो हम कहेंगे कि जनाब इलेक्ट्रॉन भी 11 होता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि एक चीज होता है इसमें एटॉमिक नंबर, अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर दरअसल उस एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद होती है, याद रखिएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर दरअसल में मौजूद प्रोटॉन की तादाद होती है। अगर प्रोटॉन जो है 12 होगा तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर उस एटम का 12 होगा, अगर प्रोटॉन जो है वो 10 हुआ तो एटॉमिक नंबर उस एटम का 10 होगा। चले, अगर हम इस तरह कहेंगे इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 हुआ तो हम कहेंगे वो उस एटम का एटॉमिक नंबर 5 होगा। क्यों? इसलिए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होते हैं, लिहाजा प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है किसी भी एटम के अंदर वो दरअसल एटॉमिक नंबर होती है, याद रखिएगा। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं जी एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। देखिए एटॉमिक मास दरअसल क्या होता है, एटॉमिक मास बहुत ही सिंपल और आसान है, ये भी कोई मुश्किल नहीं करेगा आपके लिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस कर दो, बस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जाओ, ये हो गया एटॉमिक मास। और ये क्या था, एटॉमिक नंबर p फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन के बराबर कर दिया। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो दरअसल क्या है, इन दोनों को कंबाइन करें तो एटॉमिक मास बन जाता है। अब मिसाल के तौर पर देख लेते हैं जी, हमारे पास एक ऐसा एटम है कि जिसमें प्रोटॉन जो है वो 11 है और न्यूट्रॉन जो है वो 12 है। एज्यूम किया नंबर, कोई आपसे पूछेगा कि बताइए जी उस एटम का एटॉमिक मास क्या होगा, कोई मसला ही नहीं। हमने आपको बताया कि प्रोटॉन भी गिवन है, न्यूट्रॉन भी गिवन है, उन दोनों को प्लस कर दें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर दें। प्लस करेंगे तो पता चल जाएगा। हमने एक लेट के नंबर बताया था, लेट किया था नंबर की, क्या किया था कि प्रोटॉन अगर 11 है और न्यूट्रॉन अगर मिसाल के तौर पर अगर हमने कहा कि 12 है तो इनको प्लस कर देते हैं तो क्या बन जाता है 23। ये क्या बन जाता है, ये एटॉमिक मास बन जाता है उस एटम का 23। तो बहुत ही आसान हो गया। तो इसका मतलब यहाँ आपने किसी एटम के अंदर मौजूद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को भी ऑब्जर्व कर लिया कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास किसे कहते हैं। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कंबाइन कर दें तो वो एटॉमिक मास में कन्वर्ट हो जाता है। और एटम आपको बता दिया, और फंडामेंटल पार्टिकल्स इसका एटम का वो आपको पता चल गया, इसकी लोकेशन आपको बता दिया कहाँ कहाँ होता है, और इस तरह जो है इसके अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको समझाया। चलिए आयंस की बात कर लेते हैं जी। आयंस केमिस्ट्री के अंदर इसको बहुत हम इस्तेमाल करेंगे, बार बार इस्तेमाल होगा। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स
इन ए स्पीशीज, किसी स्पीशीज के अंदर चार्ज पार्टिकल जो है वो दरअसल आयंस कहलाता है। अब चार्ज पार्टिकल से क्या मुराद है? देखिए, चार्ज पार्टिकल से मुराद ये है कि या तो कैटाइन होगा, कैटाइंस, या एनाइन होगा। अच्छा, अगर कैटाइंस है तो याद रखें कि वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, और अगर एनाइन है तो याद रखें वो नेगेटिव होगा। तो ये याद रखिएगा कि किसी भी स्पीशीज के अंदर जो चार्ज पार्टिकल होता है उसको हम कहते हैं आयंस। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम मिसाल देते हैं आपको, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सैंपल लिख दिया हमने एलिमेंट्स का, सोडियम। अब सोडियम पे हमने लिखा +1, तो हम ये कहेंगे सोडियम पर आयन जो है वो कैटाइन मौजूद है, क्यों? क्योंकि प्लस है। अच्छा, ये प्लस है या माइनस है, ये कैसे हुआ, हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं किसी भी एटम के अंदर उसको हम कैसे कहेंगे कि वो आयंस में करता आयंस है। तो लिहाजा अगर किसी भी एलिमेंट्स के एटम में अगर पॉजिटिव चार्ज है या चलो या अगर हम बात कर लेते हैं नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या है, वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। चार्ज पार्टिकल्स, ये चार्ज पार्टिकल्स है, लिहाजा हम कहेंगे कि आयंस है। ये पॉजिटिव है जिसको हम कैटायंस कहेंगे, ये नेगेटिव है जिसको हम एनायंस कहेंगे। इसका खास ख्याल रखना है कि किस तरह पॉजिटिव होता है और किस तरह ये नेगेटिव होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं, याद रखिएगा। तो आयंस जो है बेसिकली हमें ये बताना होता है कि चार्ज पार्टिकल्स, और कुछ नहीं, चार्ज पार्टिकल इन स्पीशीज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बस पॉजिटिव है तो कैटायंस, नेगेटिव है तो एनायंस। इसके बारे में हमें अंडरस्टैंड करना है, फर्दर हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन इसको हम इतना अंडरस्टैंड करेंगे कि ये हमारे लिए अंडरस्टैंड आ जाए कि एक्चुअल में आयंस होता क्या है। चलिए अब हम जरा आते हैं एलिमेंट्स पे। मिक्सचर एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स, मिक्सचर, कंपाउंड। चलो देखिए एलिमेंट्स क्या है। देखिए एलिमेंट जो है ये एक ऐसी चीज है कि जिनको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। अब तक हमारे पास नेचुरली जो है वो बहुत सारे एलिमेंट्स हमने दरियाफ्त कर चुके हैं। हमारे पास पूरा एक पीरियोडिक टेबल मौजूद होता है कि जिसके अंदर जो है तकरीबन जो है वो 118 के करीब जो है वो एलिमेंट जो है वो मौजूद हैं, और इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। ये आपस में कीमियाई तौर पर एक दूसरे के साथ मिलता तो है, लेकिन हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। लाइक अगर हम बात कर सकते हैं, जैसे हमारे पास आयरन है, ठीक है ना, आयरन को अगर हम ब्रेक नहीं कर सकते, वो तो आयरन है, वो तो टूटेगा तो आयरन ही रहेगा, कोई नई चीज़ में कन्वर्ट तो नहीं होगा, तो ब्रेक डाउन करना जो है इसमें पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा वो जो है एलिमेंट्स होता है कि जो दूसरों चीज़ों को यानी कि कंपाउंड्स को बनाने में मदद देता है, और हम इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अभी हम मिसाल देते हैं कि जैसे कि कौन सा एलिमेंट्स है जनाब, क्या होता है ये, किस तरह देखें। जैसे अगर हम बात करते हैं जी हाइड्रोजन, चलिए हीलियम, लिथियम, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, इसी तरह पोटेशियम, इसी तरह सल्फर, इसी तरह फास्फोरस, इसी तरह एल्युमिनियम, इसी तरह आयरन, इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं जी नाइट्रोजन, इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन, इसके तरह बात कर लेते हैं क्लोरीन, इसके तरह बात कर लेते हैं नियॉन। देखिए ये डिफरेंट हमने जो है वो लिखी है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ये तो मैं चंद लिखे हैं, वैसे तो मैंने आपको बताया 118 है, बहुत सारे हैं, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये दो आपस में डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर जो है वो कंपाउंड फॉर्म करता है, वो आगे देखेंगे, लेकिन हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। अच्छा, अब होता यह है कि इसके एटम जैसे नहीं होते, इसके एटम जैसे नहीं होते हैं, लेकिन ये जरूर होते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर बेशुमार एटम वो सब एक जैसे होते हैं, वो लाइक होता है, लेकिन वो इसके साथ लाइक नहीं करते थे। लिहाजा हम कह सकते हैं किसी भी एक एलिमेंट्स का सारा एटम एक जैसा होता है, लेकिन उस एलिमेंट्स का एटम दूसरे एलिमेंट्स का एटम जैसा नहीं होता। इस चीज का ख्याल रखना है, तो ये याद रखिएगा। और ये सारी चीजें जो है ना हमारे लिए जो है हम कहेंगे कि ये एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब एलिमेंट्स के बाद अगर हम बात कर लेते हैं जी कंपाउंड की बात करते हैं, मिक्सचर्स के पहले कंपाउंड पे आ जाते हैं जी। देखिए कंपाउंड, अच्छा अब हम डिफरेंट कंपाउंड लिखते हैं। देखिए हमने चले लिखा H2O, CO2, NaCl, H2SO4 और Na2O और
इसके अलावा हम कह सकते हैं Mg Cl2 NaOH, ठीक है जी, एक्सेट्रा। देखिए ये है कंपाउंड। अच्छा कैसे कंपाउंड है, इसके एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कंपाउंड क्या होता है, जब टू और मोर देन टू एलिमेंट्स combine chemically then form another new compound is called like this। second, जब हम कह सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में केमियाई तौर पर इस तरह मिले कि उनके मिलने से कोई नई चीज बन जाए, तो हम उसको कहते हैं कि वो है कंपाउंड। अब जैसे मिसाल के तौर पर देखें, हम इसकी बात करते हैं। देखिए सोडियम है, क्लोरीन है, क्या है जी, देखिए सोडियम और क्या है, क्लोरीन। क्या है, ये दोनों एलिमेंट्स है ना, दोनों एलिमेंट्स हैं जी, बिल्कुल। इन दोनों के मिलने से मैंने आपको बताया कि एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं केमियाई तौर पर तो कंपाउंड बनते हैं। एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं केमियाई तौर पर तो कंपाउंड बनते हैं। देखिए मिले, ये क्या है, ये सोडियम है और ये क्या है, क्लोरीन है। चलो इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपस में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्वाइन हो जाता है। अब वो फोर्स क्या होता है, किस तरह होता है, वो अलग कहानी है, लेकिन पहले आपको ये समझा दें कि देखिए NaCl ये कंपाउंड है, दोनों आपस में केमिकल, पहले सोडियम था इसकी अपनी प्रॉपर्टी, ये क्लोरीन था इसकी अपनी प्रॉपर्टी, लेकिन जब ये आपस में इस तरह मिल गया तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। तो लिहाजा ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड क्या है, एक कंपाउंड है, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, ये है साल्ट, कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट इसको कहते हैं। आप जो घरों में हम खाने में इस्तेमाल करते हैं ये है साल्ट, ठीक है जी। अच्छा इसी तरह अब आइए जरा हम बात करते हैं कि CO2 क्या है जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्या करता है ये ऐसी बात है, जो चीज़ें जल्दी होती हैं उसको बुझाने में काम आता है और एयर में मौजूद होता है, जो बिल्कुल है। अच्छा तो कैसे ये बन गया जी, कौन कौन से एलिमेंट्स है, नजर आ रहे हैं इसके अंदर जी, बिल्कुल नजर आ रहे हैं। कौन कौन से, देखें कार्बन और ऑक्सीजन, देखा आपने कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलता है तो एक कंपाउंड फॉर्म कर गया केमिकली तौर पर। मैं बार बार डिस्क्राइब कर रहा हूं कि कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में केमिकली तौर पर, केमियाई तौर पर मिले तो मिलने के बाद कोई नई चीजें बना दें या नया प्रोडक्ट तैयार कर ले, उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं कंपाउंड। लिहाजा ये कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, याद रखिएगा। अच्छा अब ये और बात है कि कितने नंबर ऑफ एटम कार्बन और कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहे हैं। देखिए कार्बन कितना है जी 1, चलो जी हमने 1 लिखा। ऑक्सीजन कितना है जी 2, 2 ये 2 ऑक्सीजन के साथ याद रखिएगा 2, तो 1:2 ये बन रहा है। तो 1:2 यानी जब 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ देखिए इसकी रेशियो की बात कर लेते हैं, कितना रेशियो है भाई, सोडियम 1, क्लोरीन का रेशियो क्या है 1, यानी 1 क्लोरीन एटम और 1 सोडियम एटम जब ये आपस में मिल रहा है तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है, बना रहा है कंपाउंड। तो देखा आपने कि किस तरह एलिमेंट्स आपस में केमियाई तौर पर मिलते हैं तो कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। और कंपाउंड ऐसी बात है गैस की सूरत में भी हो सकते हैं, सॉलिड की सूरत में भी हो सकते हैं, लिक्विड की सूरत में भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो आपके सामने है, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये क्या है, ये आम टेम्परेचर पे सॉलिड है, क्योंकि आपको पता है नमक सॉल्ट जो हम यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये टेम्परेचर पे गैस है, ठीक है जी। और ये क्या है, ये भी कंपाउंड है, ये आम टेम्परेचर पे लिक्विड है। तो आप देख रहे हैं ना कि कंपाउंड जो है वो डिफरेंट स्टेट्स में होता है, टेम्परेचर कोई भी मतलब रूम टेम्परेचर पे लिक्विड भी हो सकता है और होता है गैस भी और सॉलिड भी होता है। तो ये चीजें जो है वो कंपाउंड होती हैं। अच्छा अब आइए जरा मिक्सचर में। जनाब मिक्सचर भी याद रखिएगा कि मिक्सचर जो है वो कीमियाई तौर पर आपस में नहीं मिलता, इसको हम जो है वो फिजिकली तौर पर आपस में मिला देते हैं, लेकिन कीमियाई तौर पर दो चीजें आपस में नहीं मिलती। लिहाजा अगर हम बात कर लेते हैं, चले अगर हम बात करते हैं जी सोल्यूशन, साल्ट सोल्यूशन की बात करें, थोड़ा सा पानी लिया उसमें साल्ट को जो है ना डिसॉल्व कर दिया, साल्ट सोल्यूशन फॉर्म हो गया, सॉल्ट का मिक्सचर। उसको हम सेपरेट भी किया जा सकता है आसानी के साथ, लेकिन इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं होगा, डिकम्पोज होगा लेकिन हम सेपरेट नहीं कर सकते।
लेकिन इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। जब सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है तो हम जाहिर सी बात है उसका एक मुख्तलिफ प्रोसीजर होता है कि किस तरह हम जो है उसको क्रिस्टलाइज के जरिए से उसको अलग करते हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। हम करने आ जाते हैं, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि मिक्सचर जो है वो इसके अंदर जो है जब दो एलिमेंट्स या स्पेशीज आपस में मिलते हैं लेकिन वो कीमियाई तौर पर नहीं मिलते, उसको फिजिकली आपस में बस मिला दिया जाता है और फिर उसको आसानी से सेपरेट भी किया जा सकता है और मिलने के बाद कोई नया प्रोडक्ट भी नहीं तैयार होता। मिसाल के तौर एक और लेते हैं, चले हमने शुगर लिया और हमने क्या किया जो है वो सॉल्ट किया, दोनों को मिला दिया, दोनों मिला मिल गया, शुगर सॉल्ट मिक्सर हो गया। गैसेस है, आपको पता है गैस एयर मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सर है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑर्गन भी है, गैस मिक्सचर है। उसको सेपरेट किया जा सकता है, उसको सेपरेट किया जा सकता है क्योंकि उसमें डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट गैसें मौजूद होती है, याद रखिएगा। तो वो आसानी से जो है वो अलग किया जा सकता है। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं कि सैंड को अगर आयरन फिलिंग में मिक्स करते हैं, आयरन फिलिंग का मतलब होता है जो लोहे के छोटे छोटे ज़रात होते हैं, सैंड के अंदर मिक्स करते हैं, सेपरेट किया जा सकता है, उसका मिक्सर बन गया, सेपरेट हो सकता है। क्यों? आयरन बार को उस मिक्सर में घुमा दीजिए, जितने भी आयरन फिलिंग है वो आयरन बार से चिपक जाएगा, बाहर निकाल लेंगे, जैसे तो ये है मिक्सर। लेकिन ये फिजिकली तौर पर आपस में मिलता है और इनको आपस में सेपरेट किया जा सकता है। ये केमिकल तौर पर मिलता है और नया प्रोडक्ट बनता है, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। और ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, 118 होते हैं, जिसकी मदद से जो है हम डिफरेंट प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी कुछ डिटेल्स थी जिसको हमने डिस्कस किया। अब याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं यहाँ लिख तो रहा हूँ सैम्पल, लेकिन सैम्पल एलिमेंट्स के सैम्पल याद करना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर आपको 118 एलिमेंट्स में से अगर आपने नाम सिर्फ पढ़ा हुआ है और उसका सैम्पल नहीं आपको मालूम है तो यू कांट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते आप। लिहाजा आपको एलिमेंट्स का सैम्पल भी याद होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट्स क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर H4 हाइड्रोजन, ठीक है, He4 हीलियम, C4 कार्बन, ठीक है, इसी तरह Na4 सोडियम, इसी तरह अगर हम बात करें BeE4 बेरिलियम, इसी तरह Mg की बात करते हैं मैग्नीशियम, Mn की बात करते हैं मैग्नीज, Cr क्रोमियम, इसी तरह अगर हम फर्दर आ जाते हैं N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन, S सल्फर, Al एल्युमिनियम, इसी तरह अगर हम बात करते हैं P फास्फोरस, F फ्लोरीन, Fe आयरन, Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन, I आयोडीन, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह के जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हम लिखते ही जाएंगे, हमने कहा ये सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये सैंपलिंग तौर पर आपको ये याद होना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको बताया कि जनाब ये क्या है, आगे है, लेकिन पढ़ते क्या है इसको, सोडियम याद करना पड़ेगा। ये आपके नोट्स में मौजूद है, ठीक है, उसमें वैलेंसी नंबर भी है, तो वैलेंसी नंबर को आपने एक्सप्लेन नहीं करना ना याद करना है, लेकिन ये जो उसके जितने एलिमेंट्स हैं जो ऑलरेडी नोट्स में मैंने मेंशन कर दिए वो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो वो बहुत ज़रूरी है, तो वो ये सारी चीज़ें जब आप याद करेंगे तो इससे आप कंपाउंड की फॉर्मेशन भी आसानी से कर सकेंगे, फिर आपको कंपाउंड भी याद हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर कंपाउंड अगर कोई पढ़ना चाहें कि जनाब लिखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो भाई कैल्शियम क्या है, एक एलिमेंट है जो कि मैंने यहाँ तो नहीं लिखा, लेकिन चलिए ये कैल्शियम का सैंपल है Ca। अब हम लिखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चलिए CaOH2, दिस इज द कंपाउंड और फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये 2 कहाँ से आया ये मैं नहीं बता रहा, लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है कि देखिए ये सैंपल है कैल्शियम का और ये हाइड्रोक्साइड आएगा। याद रखिएगा कुछ रेडिकल्स भी होते हैं जो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, हाइड्रोक्साइड आयंस ये होते हैं, सल्फेट SO4 ये होता है, इस तरह कार्बोनेट ये होता है, इस तरह अमोनियम ये होता है
तो ये जो है ना, याद रखिएगा, ये कुछ रेडिकल्स हैं जिसको फॉर्मूले में आप जब यूज करेंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। अब देखिए हाइड्रोक्साइड है, हमने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड, ये आपके नोट्स में मौजूद है, आप इसको याद कीजिएगा। इसको पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड, इस पर नेगेटिव जो है चार्ज होता है। अब क्यों होता है? जैसे बाद इलेक्ट्रॉन इसको लूज किया होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लूज करना और गेन करना जो है नेगेटिव पॉजिटिव का बहस होता है, लेकिन हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि क्यों लूज किया और गेन किया। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बता रहे हैं कि ये हाइड्रोक्साइड आयंस है। मैंने क्या कहा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चले जी, Ca कैल्शियम और ये हाइड्रोक्साइड है, तो लिहाजा मिल गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब चलिए बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, जी मैग्नीशियम, देखिए Mg मैग्नीशियम और ये है क्लोरीन, तो लिहाजा ये आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा, देखिए MgCl2, लिहाजा क्या बन गया? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है ये? सॉल्ट, ये है सॉल्ट। और ये क्या है? ये बेस, एल्कली। बाद में देखेंगे ये होता क्या, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा। तो ये क्या, कहाँ से बनाया ये हमने सॉल्ट? विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्स। कैसे हमने कहा? मैग्नीशियम, क्योंकि हमने याद किया होगा या आप याद करेंगे। अब क्लोरीन क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप देख रहे हैं, तो इस तरह की जो है ना, हमें जब तक एलिमेंट्स का सिंबल याद नहीं होगा उस वक्त तक हम कंपाउंड्स को प्रॉपर तरीके से फॉर्मूले के लिहाज से लिख नहीं सकेंगे, ना उसको प्रॉपर मजीद समझ सकेंगे। तो लिहाजा जो चीज़ें हमने आपको नोट्स में दी हैं वो आप प्रॉपर याद करना है, अंडरस्टैंड करना है। बहुत सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ भी समझा दिया है। बाकी ये है कि जब आप उसको याद करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज में फर्दर मैं कुछ डेफिनेशन मज़ीद लेकर आ रहा हूँ आपके सामने और उसकी डिटेल भी बताऊँगा, ताकि आप जो है आसानी के साथ केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग आप जो है वो कवर करते जाएँ। और आज के लिए तो यहाँ पे काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।